स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर एस के वर्मा आज आपसे फोटोसिंथेसिस के अंतर्गत लाइट रिएक्शन का डिस्कशन करेंगे। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्लोरोप्लास्ट में होता है और क्लोरोप्लास्ट में आप जानते हैं कि दो पार्ट है, एक है ग्रैना और दूसरा स्ट्रोमा। फोटोसिंथेसिस ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस है जिसमें आप देखेंगे लाइट रिएक्शन ग्रैना में होगा, क्योंकि ग्रैना के थालेक्वार्ट के मेम्ब्रेन में ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल्स पाए जाते हैं और ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल्स ही लाइट एनर्जी को ट्रैप करते हैं सनलाइट से। तो लाइट रिएक्शन ग्रैना में होता है और डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में होता है। लाइट रिएक्शन ग्रैना में और डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में होता है। आप जानते हैं कि लाइट रिएक्शन की प्रक्रिया के लिए लाइट की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन डार्क रिएक्शन लाइट पे डिपेंड नहीं होता, बल्कि वह डिपेंड होता है लाइट रिएक्शन में बने हुए एसिमुलेटिंग पावर के द्वारा। फोटोसिंथेसिस ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस है। इसमें यदि आप देखेंगे ऑक्सीडेशन जो होगा वो लाइट रिएक्शन के दौरान होगा और डार्क रिएक्शन में रिडक्शन की प्रक्रिया होती है। तो यानी कि लाइट रिएक्शन में ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगा और डार्क रिएक्शन में रिडक्शन होगा। लाइट रिएक्शन ग्रैना में होगा और डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में होगा। आज हम आपसे लाइट रिएक्शन के बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। देखिए, फोटोसिंथेसिस का लाइट रिएक्शन लाइट के प्रेजेंस में होता है, यानी कि दिन में होता है। यह एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस है और इस प्रोसेस में यदि आप देखेंगे कि वाटर का ऑक्सीडेशन होगा, वाटर का ऑक्सीडेशन होगा और O2 इवॉल्व होगी और साथ ही साथ लाइट एनर्जी कन्वर्ट होगी एसिमुलेटिंग पावर में, और एसिमुलेटिंग पावर है ATP और NADPH2। तो देखिए, आज लाइट रिएक्शन जो कि ग्रैना में होगा, इन ग्रैना लाइट रिएक्शन में आप देखेंगे कि जो क्लोरोप्लास्ट है उसका जो ग्रैना है उसके थालेक्वार्ड में लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स मिलेगा। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, और इसी लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स जो ग्रैना के थालेक्वार्ड के मेम्ब्रेन में मिलते हैं, वहां लाइट रिएक्शन की प्रक्रिया होगी। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में आप देखेंगे दो फोटो सिस्टम आता है। एक का नाम है PS फर्स्ट और दूसरे का नाम है PS सेकेंड। जो PS फर्स्ट है इसमें बहुत से क्लोरोफिल्स होंगे, साथ ही साथ इसमें P700 का रिएक्शन सेंटर होगा। P700 का रिएक्शन सेंटर होगा। यह क्या है रिएक्शन सेंटर? P का मतलब है पिगमेंट क्लोरोफिल। वो पिगमेंट क्लोरोफिल जो 700 नैनोमीटर वेवलेंथ की लाइट को फाइनली एब्जॉर्ब करके इमिट करता है, वह कहलाता है इसका रिएक्शन सेंटर। तो P का मतलब पिगमेंट क्लोरोफिल। पिगमेंट क्लोरोफिल एब्जॉर्ब द 700 नैनोमीटर वेवलेंथ ऑफ लाइट एंड फाइनली इमिट द इलेक्ट्रॉन्स। सेकेंड, PS सेकेंड। PS सेकेंड में भी आप देखेंगे बहुत से क्लोरोफिल्स होंगे, साथ ही साथ इसमें एक रिएक्शन सेंटर होगा P680। P680
80 जो इसका रिएक्शन सेंटर है, इसमें यदि आप देखेंगे कि ये 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ के लाइट को एब्जॉर्ब करेगा और एब्जॉर्ब करके फाइनली इलेक्ट्रॉन इमिट करेगा। यानी कि पिगमेंट क्लोरोफिल विच एब्जॉर्ब द 680 nanometer wavelength of light and emit finally electron. So there are two photosystem involved in the light reaction. First is the PS first and second is the PS second. Both are found in the light harvesting complex of thylakoid of grana. जो ग्रेना है क्लोरोप्लास्ट का, उसके थालेक्वाइड में ये पाए जाते हैं। अब आप देखेंगे कि ये पार यानी कि फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन, फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन, ये 390 नैनोमीटर वेवलेंथ से लेकर आप देखेंगे कि 700 नैनोमीटर वेवलेंथ ऑफ लाइट के बीच की होती है। इसी लाइट को क्लोरोफिल ट्रैप करते हैं सनलाइट से इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। इसको कहते हैं फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन। देखिए, लाइट रिएक्शन के दौरान एटीपी बनता है, तो लाइट रिएक्शन के दौरान एटीपी बनेगा, तो एटीपी के बनने को कहते हैं फास्फोरिलेशन। और एटीपी बन रहा है इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, इसलिए इसको कहते क्या है, फोटोफॉस्फोरिलेशन। फोटोफॉस्फोरिलेशन यानी कि आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि लाइट रिएक्शन में सबसे महत्वपूर्ण प्रोसेस होता है, उसका नाम है फोटोफॉस्फोरिलेशन। फॉस्फोरिलेशन का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ एटीपी और फोटो का मतलब है इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। The formation of the ATP in presence of light is called the photophosphorylation. So there are two types of photophosphorylation involved in the light reaction. First is called non-cyclic photophosphorylation और second cyclic photophosphorylation। तो एक है आपका नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन और दूसरा है आपका साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। अब मैं आपसे पहले नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन की चर्चा करूंगा। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में यदि आप देखेंगे तो यहां पर यदि एक बार इलेक्ट्रॉन इमिट करेगा तो फिर इलेक्ट्रॉन दोबारा वापस नहीं आता, इसलिए नॉन साइक्लिक होता है। जबकि साइक्लिक में यदि आप देखेंगे तो एक बार इलेक्ट्रॉन जो है निकलेगा तो दोबारा कमबैक होकर वापस चला आता है। तो पहला की नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, ध्यान दीजिए, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में यहां पर दोनों फोटो सिस्टम इन्वॉल्व होंगे, पीएस फर्स्ट भी होंगे और पीएस सेकंड भी होंगे। पीएस सेकंड पहले ऑपरेट होगा क्योंकि वो 680 नैनोमीटर वेवलेंथ की लाइट को लेगा। तो ये देखिए इसका रिएक्शन सेंटर क्या है भाई, P680। इस पे पड़ रही है आपकी लाइट, इस पे लाइट पड़ेगी सनलाइट, इस पे फोटॉन के रूप में पड़ती है, तो फोटॉन के रूप में इस पे सनलाइट पड़ेगी। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को इमिट करेगा। तो आप देखेंगे ये इलेक्ट्रॉन को इमिट करेगा, तो 4 इलेक्ट्रॉन इमिट किया।
तो इलेक्ट्रॉन इमिट करेगा, तो इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा इसका प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, जिसका नाम है UQ यानी कि यूबी क्विनोन। तो यूबी क्विनोन जो है इसको एक्सेप्ट कर लेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा तो यहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। तो इसके इलेक्ट्रॉन की कमी के लिए यहां का वाटर ऑक्सीडाइज कर जाएगा। तो इनका वाटर ऑक्सीडाइज करेगा तो ये क्या करेगा कि 4 इलेक्ट्रॉन इसको पूरा कर देगा, भर देगा 4 इलेक्ट्रॉन से, और O2 बाहर निकलेगा, ऑक्सीजन इवाल्व होगा और 4 प्रोटॉन बाहर निकलेंगे, 4 प्रोटॉन बाहर निकलेंगे। यदि हम केवल H2O लेंगे तो 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तब हाफ O2 आएगा। लेकिन एक मालिक्यूल O2 को निकालने के लिए 2 मालिक्यूल H2O का ब्रेकडाउन होना पड़ेगा। तो 2 मालिक्यूल ब्रेकडाउन होगा तो 4 इलेक्ट्रॉन निकलेगा। क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन यहां निकला था इसलिए 2 H2O यहां टूटेंगे ताकि इस इलेक्ट्रॉन की कमी को यहां पर पूरा कर दें। तो यहां आप देख रहे हैं कि एक मालिक्यूल O2 इवॉल्व होगा और 4 प्रोटॉन भी बाहर निकलेंगे। तो अब यहां से जो है इलेक्ट्रॉन फिर आगे चलेगा। तो इलेक्ट्रॉन जब यहां से आगे चलेगा तो आप देखिएगा कि ये जाएगा PQ को, प्लास्टोक्विनोन को। प्लास्टोक्विनोन PQ क्या है? ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। यहां से फिर इलेक्ट्रॉन आगे जाएगा तो इलेक्ट्रॉन जाएगा साइटोक्रोम F को, साइटोक्रोम F को। साइटोक्रोम F से जाएगा इलेक्ट्रॉन प्लास्टोसाइनिन को, PC यानी प्लास्टोसाइनिन को। तो प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम F और प्लास्टोसाइनिन, these are the electron acceptor of non-cyclic photophosphorylation। यूबिक्विनोन भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। UQ को कुछ जगह पर Q भी लिखा जाता है यानी क्विनीन या यूबिक्विनीन, यूबिक्विनीन कहिए या क्विनीन कहिए। तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। जब PQ से इलेक्ट्रॉन गुजरेगा तो इलेक्ट्रॉन जब PQ से गुजरता है तो यहां पर यदि आप देखेंगे एक मालिक्यूल ADP और एक मालिक्यूल इनऑर्गेनिक फॉस्फेट की सहायता से यह फॉर्मेशन करेगा एक मालिक्यूल ATP का। किसका फॉर्मेशन करेगा? एक मालिक्यूल ATP का फॉर्मेशन करेगा। इसके बाद फिर इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? इसके बाद इलेक्ट्रॉन जो है वो इंटर कर जाएगा PS फर्स्ट में, PS फर्स्ट में इंटर कर जाएगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि PS फर्स्ट का रिएक्शन सेंटर क्या है? P700 है। इसका रिएक्शन सेंटर जो होता है वो P700 है। ठीक है, तो आप देखिए यहां से ये 4 इलेक्ट्रॉन जा रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन यहां से जा रहा है, ये 4 इलेक्ट्रॉन, ये 4 इलेक्ट्रॉन जा रहा है। तो इस तरीके से आप देखेंगे ये जाएंगे। अब PS फर्स्ट से फिर ये जाएंगे और PS फर्स्ट का जो अननोन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है जिसको कहते हैं AFES, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये नॉन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, UQ या Q, लेकिन AFES क्या है? अननोन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। अननोन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ PS फर्स्ट, यानी कि आयरन और सल्फर कंटेनिंग A इज द अननोन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ PS फर्स्ट। इसको ये जाएगा और ये 4 इलेक्ट्रॉन आपके, ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है ये जाएंगे। अब आप देखेंगे कि यहां से फिर ये 4 इलेक्ट्रॉन जो है चले जाएंगे फेरोडॉक्सिन को, फेरोडॉक्सिन FD यानी फेरोडॉक्सिन, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है ये भी। और फिर फेरोडॉक्सिन से ये इलेक्ट्रॉन्स यहां निकलेंगे, बाहर आएंगे और इधर से आपका 4 प्रोटॉन जाएगा। तो 4 प्रोटॉन इधर से जाएगा और वहां 4 इलेक्ट्रॉन है और ये 4 इलेक्ट्रॉन है, ये 4 प्रोटॉन
इनके प्रेजेंस में आप देखेंगे कि NADP से फॉर्मेशन हो जाएगा किसका, NADPH2 का, NADPH2 का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि NADPH2 बनेगा। तो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन को यदि आप रिडॉक्स पोटेंशियल पर देखिए इस तरीके से, तो जेड स्कीम बन रही है, ऐसे इस तरीके से ये जेड स्कीम बनाता है। तो ये है आपका जेड स्कीम ऑफ ETS यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन है। तो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन यानी NADP से NADPH2 का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अब आप देखिए यहां दोनों फोटो सिस्टम काम कर रहे हैं, PS फर्स्ट भी काम कर रहा है और PS सेकंड भी काम कर रहा है। दूसरी चीज, PS सेकंड पहले ऑपरेट होगा क्योंकि इसका रिएक्शन सेंटर P680 है, और PS फर्स्ट बाद में ऑपरेट होगा क्योंकि इसका रिएक्शन सेंटर P700 है। तो ये 680 नैनोमीटर वेवलेंथ लाइट को पहले एब्जॉर्ब कर लेगा, इसलिए पहले स्टार्ट हो जाएगा। जो इलेक्ट्रॉन को ये इमिट करेगा तो यहां इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। इसके इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करने के लिए यहां जो वाटर होगा इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, यानी कि दो मॉलिक्यूल H2O का फोटोलिसिस होगा। फोटोलिसिस मतलब ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन होगा तो आप देखेंगे कि O2 इवॉल्व होगा और प्लस 4 इलेक्ट्रॉन और 4 प्रोटॉन बाहर निकलेंगे। ये 4 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करेंगे पहले प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर Q या यूबिक्विनोन को, वहां से जाएंगे PQ को, वहां से जाएंगे साइटोक्रोम F को, वहां से प्लास्टोसाइनिन को, और फिर P700 में चले जाएंगे। इस दौरान जब ये मूवमेंट करेंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करेंगे, तो दो मॉलिक्यूल ATP का फॉर्मेशन करेंगे। अब PS फर्स्ट से फिर यही इलेक्ट्रॉन जाएंगे अननोन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर A जो आयरन और सल्फर का बना है, ये अननोन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। यहां से जाएंगे फेरोडॉक्सिन को, और फेरोडॉक्सिन से जब ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे और फिर इधर से प्रोटॉन की सहायता से ये NADPH2 का फॉर्मेशन करेंगे NADP से। तो NADP क्या है, निकोटीनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, और निकोटीनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट जो NADP है वह रिड्यूस्ड होकर वो जो आप देखेंगे बना रहा है क्या, NADPH2। तो इस तरीके से आप देखिए कि यहां पर एसिमुलेटिंग पावर बन गया, एसिमुलेटिंग पावर। और एसिमुलेटिंग पावर कौन है भाई, एसिमुलेटिंग पावर है यहां पर ATP प्लस NADPH2, जिसका प्रयोग होगा किसमें, डार्क रिएक्शन में होगा। तो ये है आपका नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। आइए साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में केवल एक फोटो सिस्टम ऑपरेट होता है और वो है PS फर्स्ट, जिसका रिएक्शन सेंटर क्या है, P700 है, यानी कि पिगमेंट 700 यानी पिगमेंट क्लोरोफिल 700 which absorb the 700 नैनोमीटर वेवलेंथ ऑफ लाइट एंड फाइनली emit the electrons। अब आप देखेंगे इस पर पड़ेगी लाइट, इस पे लाइट पड़ेगी, तो इस पे सनलाइट पड़ेगी, किस रूप में, फोटॉन के रूप में सनलाइट पड़ेगी। तो जब ये सनलाइट फोटॉन के रूप में पड़ेगी तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, इमिट करेगा। इलेक्ट्रॉन को इमिट किया, 4 इलेक्ट्रॉन इमिट किया, कौन लेगा, इसका प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या नाम है, A, किस चीज का बना है, आयरन और
सल्फर का, यानी आयरन और सल्फर कंटेनिंग अननोन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ पीएस फर्स्ट एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, लेकिन यहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, लेकिन इसके बावजूद भी यहां पर फोटोलिसिस ऑफ वाटर नहीं होगा। क्या यहां वाटर नहीं है? जी नहीं है वाटर, लेकिन वाटर ऑक्सीडाइज नहीं करेगा यहां पर। इसलिए ऑक्सीडाइज नहीं करेगा कि नॉन साइक्लिक का जब इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो वो आकर इसके इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा कर देगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन ऑफ नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन fulfilled the deficiency of electron of P700, therefore no photolysis of water। तो यहां पर वाटर का फोटोलिसिस नहीं होगा, वाटर का ऑक्सीडेशन नहीं होगा और O2 इवॉल्व नहीं होंगे। अब इलेक्ट्रॉन यहां से चला, तो इलेक्ट्रॉन यहां से चला तो आ गया किसके पास भाई? फेरोडॉक्सिन के पास। और फेरोडॉक्सिन से फिर इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होकर पहुंच गया साइटोक्रोम B6 को, साइटोक्रोम B6 को, और साइटोक्रोम B6 से फिर ये जाएगा किसको? PQ को, यानी कि प्लास्टोक्विनोन को। तो जब ये साइटोक्रोम B6 से गुजरता है तो यहां पर आप देखेंगे कि ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट की सहायता से ये करेगा क्या कि एक ATP का फॉर्मेशन कर देता है, एक ATP का फॉर्मेशन करेगा। अब फिर प्लास्टोक्विनोन से ये जाएगा किसको? साइटोक्रोम F को। और जब साइटोक्रोम F को जाएगा तो फिर यहां पर यदि आप देखेंगे कि एक मॉलिक्यूल ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट की सहायता से एक ATP का फॉर्मेशन ये और कर देगा। साइटोक्रोम F से इलेक्ट्रॉन चला जाएगा किसको? प्लास्टोसाइनिन को, और प्लास्टोसाइनिन से इलेक्ट्रॉन फिर कम बैक होकर वापस चला गया जो है किसमें? P700 को, यानी PS फर्स्ट को, PS फर्स्ट को चला जाएगा। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि ये क्या करेगा कि ये साइक्लिक मैनर में ETS करेगा, यानी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होगा। तो यहां पर आप देखिए एक बार इलेक्ट्रॉन इमिट हुआ तो गया एक अननोन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को, फिर फेरोडॉक्सिन को, फिर साइटोक्रोम B6 को, फिर प्लास्टोक्विनोन को, फिर साइटोक्रोम F को, और फिर प्लास्टोसाइनिन को, और फिर कम बैक हो गया। अब यहां पर आप देखेंगे दो जगहों पर ये क्या करेगा? ATP का फॉर्मेशन करेगा। चूंकि यहां पर फोटोलिसिस ऑफ वाटर नहीं हो रहा है, O2 इवॉल्व नहीं हो रहा है, यहां पर प्रोटॉन निकल नहीं रहा है, इसलिए यहां पर NADPH2 का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो यहां पर यदि आप देखेंगे तो एसिमिलेटिंग पावर के रूप में क्या बना भाई? केवल ATP बना। वहां पर क्या बना था? ATP और NADPH2 दोनों बना था। तो ये क्या है? ETS ऑफ साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। यदि हम नॉन साइक्लिक और साइक्लिक में अंतर देखें तो नॉन साइक्लिक में दोनों फोटो सिस्टम इन्वॉल्व था, PS फर्स्ट और PS सेकेंड, और जबकि यहां पर केवल इन्वॉल्व कौन है? PS फर्स्ट। वहां PS सेकेंड पर फोटोलिसिस ऑफ वाटर हुआ था, O2 इवॉल्व हुआ था, प्रोटॉन निकला था, लेकिन यहां पर क्या है? फोटोलिसिस ऑफ वाटर नहीं होगा, O2 इवॉल्व नहीं होगा, प्रोटॉन नहीं निकलेगा। वहां NADPH2 बन रहा था, यहां NADPH2 नहीं बनेगा। वहां पर इलेक्ट्रॉन एक बार गया तो वापस नहीं आया था, इलेक्ट्रॉन एक बार इमिट हुआ तो कम बैक होकर वापस चला जा रहा है। नेट गेन क्या आ रहा है? नेट गेन केवल एक ATP आ रही है। तो इनका ATP और वहां का ATP और NADPH2 ये क्या बनाते हैं? एसिमिलेटिंग पावर बनाते हैं। तो एसिमिलेटिंग पावर में क्या क्या चीज आएंगी? दो चीजें आएंगी। एक होगा क्या आपका ATP, दूसरी चीज क्या है? NADPH2। यही ATP और NADPH2 क्या करेंगे? डार्क रिएक्शन में CO2 को रिड्यूस करेंगे, किसमें? कार्बोहाइड्रेट में। यानी कि डार्क रिएक्शन डिपेंड अपॉन द एसिमिलेटिंग पावर। तो लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस में
आप देखेंगे दो चीजें हो रही हैं, एक फोटोलिसिस ऑफ वाटर हो रहा है तो O2 इवाल्व हो रहा है, और दूसरा चीज आप देखेंगे एसिमुलेटिंग पावर बन रहा है, और ये एसिमुलेटिंग पावर यूज होगा किसमें, डार्क रिएक्शन के अंतर्गत। स्टूडेंट्स, आज हमने आपसे लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस के बारे में डिस्कस किया। अगले वीडियो में हम आपसे फोटोसिंथेसिस के डार्क रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें C3 साइकिल और C4 साइकिल दोनों बताएंगे। आप हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें ताकि आपको नए नए वीडियो मिल सके। थैंक यू वेरी मच।